नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज ये सवाल नहीं बवाल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 12 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे सवाल शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे सिर्फ इंग्लिश में टाइप कीजिएगा POINT पॉइंट, उसके बाद 0 लगा दीजिएगा। हम वहाँ अपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा देते हैं और PDF भी डाल देते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। तो m का मान 10 दिया हुआ है, g का मान 9.8 दिया हुआ है और h का मान दिया हुआ है 7। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 686 जूल। अगला है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को प्रवाहित करने के लिए कितना काम किया जाता है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुना आवेश। तो विभवांतर आपका दिया हुआ है कितना, 11 वोल्ट दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है 4 कूलम। 11 गुना 4 कर दीजिए, 11 चौके 44 जूल हो जाएगा कार्य। ठीक है। उसके बाद एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जैसे कि ये देखिए गोलाकार दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र ये हुआ, तो वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी को r कहा जाता है, यानी त्रिज्या कहा जाता है। और उस त्रिज्या के आधी दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। ठीक, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 43 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है मिलाई गई मात्रा बटे टोटल गुना 100। तो मिला रहे हैं कितना, मिला रहे हैं 43 ग्राम। उसके बाद टोटल कितना हो जाएगा, 320 ग्राम प्लस 43 ग्राम और गुना 100 कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक, तो 43 बटे 363 गुना 100, इसको हल कीजिएगा, आपका आ जाएगा 11.85%। अगला देखिए कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है तत्व या पदार्थ का द्रव्यमान संख्या, ग्राम में होना चाहिए, और तत्व या पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। यहाँ द्रव्यमान संख्या ग्राम में, यहाँ परमाणु द्रव्यमान संख्या ग्राम में होना चाहिए। जैसे कि देखिए द्रव्यमान संख्या आपको निकालने के लिए बोला गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 दो ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, अब 12 और 32 कितना हो जाएगा 44 म्यू, उसी को 44 ग्राम कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान आपका निकल गया। उसके बाद 10 मोल्स में कहा गया, तो यहाँ देखिए 10 यहाँ आप बिठा दीजिए। उसके बाद पदार्थ का द्रव्यमान हम लोग को निकालना ही है, और 44 आपका परमाणु द्रव्यमान निकल गया। क्रॉस गुना कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्व ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक, समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। समय के साथ वेग को दिखा रहा है, जैसे कि वेग ये हुआ, समय ये हुआ, इस ग्राफ को क्या कहा जाएगा, समय वेग ग्राफ या वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अगर यदि इसी का समीकरण पूछ लिया जाता कि समय के साथ वेग का कौन सा समीकरण है, तो गति का पहला नियम v बराबर u प्लस at। तो देखिए वेग यहाँ समय है। उसके बाद 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु भूतल से कितनी ऊंचाई पर है। तो देखिए जी का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी आपको 600 दिया हुआ है, m का मान 12 दिया हुआ है, g का मान 10 और h का मान निकाल लेना है, 1 शून्य कटा दीजिए, 12 पंचे 60 यानी कि 5 मीटर हो गया।
अगला देखिए, एक कण जिस पर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आरोपित है, तीसरे सेकंड में अपनी स्थिति से कितनी दूर तय करेगी। तो देखिए एस nth बराबर हम लोग सूत्र देखते आ रहे हैं कि एस क्या है यहाँ पे विस्थापन की कितना दूरी तय करेगी, कब, nवां सेकंड में। तो देखिए प्रारंभिक वेग और यहाँ तो त्वरण दिया हुआ है ए हो जाएगा, ठीक है। तो 2n-1/2। तो देखिए n जो यहाँ है यही है कि तीसरे सेकंड चौथे सेकंड में, ठीक। तो आप देखिए कि यहाँ दिया क्या क्या है, तो दिया है आपका u दिया हुआ है, प्रारंभिक से शुरू करता है तो u बराबर 0 हो जाएगा। और a का मान दिया हुआ है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t का मान दिया हुआ है तीसरा सेकंड। तो s हम लोग को निकालना है, तो s बराबर प्रारंभिक वेग u, तो u तो 0 है, कहानी इसका ख़त्म हो गया। 4/3 उसके बाद 2 गुना 3 और -1, चूँकि n का मान यहाँ हम लोग 3 पुट किए, तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5/2, तो यानी 4/3 और गुना 5/2, तो 2 दूना 4 कट गया, ठीक है। और उसके बाद 5 दूना 10/3, यानी कि 10/3 मीटर आ जाएगा। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। एक घर में एक महीने में 9 गुना 10⁻8 जूल ऊर्जा खपत होती है, तो कितनी इकाई ऊर्जा खपत होती है। तो हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो यानी 3.6 गुना 10⁻6 जूल बराबर 1 यूनिट हो गया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 1/3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो इसका दशमलव उड़ाने के लिए ऊपर 1 शून्य दे दीजिए। उसके बाद आपको निकालना कितना है, 9 गुना 10⁻8 जूल का निकालना है। 9 गुना 10⁻8 से गुना कर दीजिए, इस 10⁻6 से 10⁻8 को कटा दीजिए और 2 शून्य इधर लिख दीजिए, क्योंकि इसमें 8 शून्य है, इसमें 6 ही शून्य था, तो 2 शून्य एक्स्ट्रा से लिख दिए। उसके बाद 4 से कटा दीजिए, 9 से इसको कटा दीजिए, 9 चौके 36 और 4 से इसको कटा दीजिए 25, ठीक है। 25 गुना 10 यानी कि 250 यूनिट आपका निकल जाएगा। एक कार विश्राम अवस्था से चलना शुरू करता है और 2 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है, तो कार किस वेग से चल रही है। तो देखिए कि किस वेग से चल रही है, तो विश्राम अवस्था से चलना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग उसका u 0 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वेग हम लोग को निकालना ही है, नहीं अंतिम वेग भी हम लोग को दिया हुआ है, नहीं अंतिम वेग निकालना है हम लोग को, अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग देखिए, अंतिम वेग निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय कर देंगे तो हम लोग को त्वरण आ जाना चाहिए। त्वरण दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 1 मीटर पर सेकंड यहाँ बिठा दिया, उसके बाद अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 0 और 2 मिनट उसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, तो 60 दूना 120 क्रॉस गुना कर दीजिएगा, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, 120 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला देखिए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए कि न्यूटन किसका है, बल का ऐसा ही मात्रक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया और उसके बाद त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखें कि फोकस लंबाई जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो वही अब देखिए r बराबर इस टर्म में दिया हुआ था आंसर, r बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक। CO का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो CO का आणविक द्रव्यमान देखिए, कार्बन कितना है, कार्बन हो गया आपका 12, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 12 और 16 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। उसके बाद जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, तो भार उसका बढ़ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर
जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस कारण उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण जैसे जैसे बढ़ेगा तो भार भी उस प्रकार से बढ़ेगा। तो गुरुत्व त्वरण कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ देखिए कि जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, आर है मतलब त्रिज्या। अगर यदि विषुवत रेखा पर देखते हैं तो त्रिज्या क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और ध्रुव पर कम हो जाता है, दोनों साइड। ठीक, तो अगर यदि ज़्यादा से भाग देंगे तो जी का मान कम आएगा, यानी कि उसी कारण विषुवत रेखा पर जी का मान कम आता है। ठीक, और ध्रुव पे ज़्यादा आता है, क्योंकि आर उसका छोटा होता है। छोटा से भाग देंगे तो ज़्यादा मान आएगा। ठीक, PbCuCl2 और एरो का चिन्ह दिया हुआ है, PbCl2 प्लस Cu में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया इसमें देखिए विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कैसे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया सबसे पहले देखिए कि 4 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजी अभिक्रिया, यानी कि जैसे A प्लस B ये जोड़ के क्या बन गया, AB, तो इसको क्या कहा जाएगा, संयोजी अभिक्रिया। दूसरा होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जैसे कि AB था और ये टूट के A प्लस B हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जब होगी तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि A प्लस BC था और ये विस्थापित करके जैसे B को यहाँ से हटा दिया तो अब बन जाएगा क्या, AC प्लस B। इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि A प्लस B और C था। ठीक है, और उसके बाद फिर और D था। अब देखिए कि यहाँ अगर यदि ये B को हटा देता है A, तो यानी कि AC बन गया। ठीक है, और उसके बाद अब जो B हटा और यह अगर यदि D के साथ भी मिलकर अपना अभिक्रिया कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है, दोहरा विस्थापन। यानी कि B को हटाया और उसको भी किसी न किसी के साथ जगह दे दिया, तब यही क्या कहलाता है, दोहरा विस्थापन कहलाता है। अगर यदि जगह नहीं मिलता तो उसको क्या कहा जाता है, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ आप देखिए, तो और ये विस्थापन अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है, तो ये रिएक्टिव सीरीज पर निर्भर करता है। रिएक्टिव सीरीज क्या होता है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रिया कर सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जस्ता, लोहा, टीन, उसके बाद सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि हम लोग देख रहे हैं कि Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu बना रहा है। तो यहाँ देखिए कि Pb क्या हो गया, सीसा। सीसा देखिए कि तांबा से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो यहाँ देखिए Pb यहाँ है और Cu यहाँ है, तो यानी कि ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है Pb, तो यह क्या करेगा, तांबा को विस्थापित कर देगा। तो जब देखिए कि तांबा को विस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया, अब PbCl2 बन गया। और Cu को किसी के साथ जगह मिला, नहीं मिला। अगर यदि किसी के साथ मिल जाता तब उसको क्या कहते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। अगर यदि उसको कहीं जगह नहीं मिला, अकेले रह गया बेचारा, तब उसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, उसके बाद देखिए 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुना आवेश। तो कार्य आपका 60 जूल दिया हुआ है और विभवांतर आपको दिया हुआ है 20, आवेश निकालना है 20 तिया 60, यानी कि आवेश आपका 3 कूलम निकल जाएगा। ठीक, अगला है कि यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम्ब का आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उसी सवाल को सिर्फ पलट दिया है। तो देखिए कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर, कार्य आपका 72 दिया हुआ है, विभवांतर अब की बार निकालना है और कूलम्ब दिया हुआ है अब की बार आवेश, तो 24 दिया 72, विभवांतर क्या आ जाएगा, 24 वोल्ट। उसके बाद एक लेंस की शक्ति इसकी डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लेंस की शक्ति जो होता है फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फोकस की व्युत्क्रमानुपाती किस प्रकार होता है, देखिए थोड़ा सा समझिए कि जिस प्रकार जानते हैं कि इसी कारण अवतल दर्पण का पावर निगेटिव होता है। देखिए अवतल दर्पण, किसी को आप बोलते हुए सुने होंगे कि आपके चश्मा का पावर क्या है, कोई बोलता है -0.25, कोई बोलता है कि +0.25। -0.25 बोलने का अर्थ है कि उसका अवतल लेंस लगा हुआ है, यानी उसका फोकस लंबाई क्या है, ज़्यादा है।
यानी कि उसको क्या है कि अवतल लेंस जिसको लगा है उसका निकट का वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पहले बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है, उसको रेटिना पर बनाने के लिए उसका फोकस लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण उसको अवतल लेंस लगाया जाता है। तो अवतल लेंस का पावर क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक, यानी कम होगा, तो फोकस लंबाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही फोकस लंबाई क्या होता है, पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि पावर जिसका ज़्यादा रहेगा उसका फोकल लंबाई कम रहेगा। 12 केजी की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो भूमि से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी mgh, इस पे बिठा दीजिएगा, आपका h का मान आ जाएगा, ठीक। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 49 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करें। तो बिलियन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, मिलाया गया मात्रा बटे टोटल गुना 100, तो ठीक 44, और इसके बाद टोटल कितना हो जाएगा 320 प्लस 44 364 गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए आपका आ जाएगा 12.09%। उसके बाद अगला देखिए कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए जी का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भार आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन, द्रव्यमान निकालना है, जी का मान दिया हुआ है 10 से इसका एक शून्य कटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, द्रव्यमान 20 केजी आ जाएगा, ठीक। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश आपका दिया हुआ है 4 कूलम्ब और विभवांतर 10, 10 चौके 40 जूल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा की सतह पर 1/6 हो जाता है, तो यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को डॉट कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वह भार कहलाता है, यानी कि भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान जिस अनुपात में, जैसे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रहा है उसमें द्रव्यमान से गुना कीजिए तो उसका क्या निकल जाता है, भार निकल जाता है। तो वही यहाँ क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का सबसे पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl। तो अब इसमें देखिए कि परमाणु की संख्या कितना है, तो देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन 4 है, उसके बाद क्लोरीन 1 है, तो यहाँ कितना हो गया 4 2 6, तो यानी कितना परमाणु है, 6 परमाणु है, ठीक। अगला देखिए किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान हर जगह क्या होता है, समान रहता है, भार बदलता है, क्योंकि भार में क्या होता है, भार निकालने के लिए आपको द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण करना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि जी का मान हर जगह बदलते रहता है, ठीक, उसी कारण भार बदलता है, द्रव्यमान समान रहता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे कि हम लोग का बॉडी है, बॉडी में जितना सब पदार्थ लगा है वही हम लोग का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। मान लिया जाए कि अगर यदि किसी का वजन पृथ्वी पर 50 केजी है, ठीक है, तो उसमें द्रव्यमान कितना है, इसमें गुरुत्वाकर्षण से भाग दे दीजिए, 9.8 होता है, लगभग 10 से भाग दे दीजिए, उसका द्रव्यमान कितना निकला, 5 केजी मात्र निकला, यानी कि 5 केजी उसमें पदार्थ लगा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रहा है, तो इसी कारण उसका भार कितना हो जा रहा है, 50 केजी हो जा रहा है। उसके बाद देखिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डॉट पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित यानी कि बड़ा, आभासी, ठीक, और सीधा बनता है। तो देखिए कि वस्तु को कहाँ रखना होगा, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का वक्रता के अंदर और फोकस किधर होता है, इसको पहले देख लीजिए। उत्तल लेंस जो होता है दो गोलीय लेंस से मिलकर बना होता है, जैसे कि यहाँ देखिए। अब इन दोनों साइड को मिटा दीजिए, इधर वाला यहाँ से मिटा दीजिए, इधर वाला यहाँ से मिटा दीजिए। अब देखिए ये गोलीय लेंस का उत्तल लेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें अब ये क्या हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक वस्तु को देखिए, इसका जो होगा ये वाला जो था इसका केंद्र तो इधर होता,
तो यानी कि यहाँ इसको फोकस दीजिए और इसका वक्रता केंद्र यहाँ दीजिए। तो इसको F1 नाम F2 नाम दे दीजिए और इसको नाम दीजिए 2F2। इधर वाला को नाम दे दीजिए F1 और इधर वाला को 2F1। ठीक है, अब देखिए वस्तु को कहाँ रखेंगे जो कि आवर्धित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में अगर यदि वस्तु को इधर से कहीं भी अनंत से रखते हुए आएंगे तो प्रतिबिंब उसका क्या होगा, उस साइड बनेगा। ठीक है, उस साइड बनेगा तो लेंस का कहना है कि अगर यदि उस पार में प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेंस में दर्पण में आगे बनना चाहिए, यानी कि जिस साइड में वस्तु रखा गया है उसी साइड में अगर यदि प्रतिबिंब बनता है तब वह क्या कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। कब, दर्पण में। लेकिन लेंस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि लेंस जो होता है आर पार में दिखता है जी। तो आर पार वाला में क्या होना चाहिए, उस साइड में प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि प्रतिबिंब अगर यदि ये साइड बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आवर्धित होना चाहिए और आभासी होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है। वाऊ हम लोग याद रखें हैं। ठीक, वास्तविक उल्टा और आभासी जो होता है क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो आभासी वाला सीधा। तो यहाँ देखिए कि अब वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, वस्तु को F1 और O यानी कि पोल के बीच में अगर यदि यहाँ हम रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब जो क्या होगा, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा और ठीक है सीधा हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ F1 और 0 के बीच में वस्तु को रखें तो अब इससे एक रे गुजारिए, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारिए तो वह फोकस से गुजरेगी। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारने से फोकस से गुजरी। उसके बाद एक रे को यानी कि पोल से ही गुजारिए, पोल से गुजारिए। ठीक है, यहाँ अभी गुजरा हुआ नहीं है। ठीक है, पोल से गुजारिए। पोल से गुजारने पर तो ये अगर यदि हम लोग इसको पीछे मिलाते हैं तो यह काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीत होना यानी कि आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए क्या बन रहा है, बड़ा या छोटा, तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वही अब यहाँ पूछा क्या गया था, आवर्धित यानी बड़ा होना चाहिए, आभासी होना चाहिए। चूंकि लेंस में ये साइड प्रतिबिंब बनता तो वास्तविक बनता, पीछे बन गया तो आभासी हो गया। ठीक, आभासी प्रतिबिंब और सीधा होना चाहिए। देखिए सीधा बन गया। अगर यदि यही नीचे ये साइड बनता तब क्या होता, वह उल्टा कहलाता। ठीक, तो वस्तु को कहाँ हम लोग को रखना चाहिए, उत्तल लेंस में F1 और O यानी कि पोल के मध्य रखना होगा। कि जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होती है। तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर तरल और गैसीय अवस्था में होती है। कल भी हम लोग ने देखा था कि एक होता है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा, एक होता है सेंसिटिव हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा की क्या होता है, विशिष्ट उष्मा तापमान को बढ़ाता है और गुप्त उष्मा क्या होता है, अवस्था को परिवर्तित करता है। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलेगा। ठीक है, लेकिन गैसीय अवस्था में अभी नहीं है। उसी में अगर यदि थोड़ा सा गुप्त उष्मा डाल दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में बन जाएगा। लेकिन तापमान क्या रहेगा, तापमान दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो उसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है तरल अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों अवस्था में जल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य ऊपर निकाल लीजिए तो कार्य क्या हो जाएगा, mgh पे कार्य निकाल लीजिए। द्रव्यमान आपका 50 केजी दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 40 सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए और उसके बाद फिर समय से भाग दे दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगा। अब इसको कटा लीजिएगा, आपका 300 वाट निकल जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर IR ओम के नियम से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I आपका 10 एम्पियर दिया हुआ है और प्रतिरोध 50 ओम दिया हुआ है। 10 गुना 50 कर लीजिए, 500 वोल्ट आ जाएगा विभवांतर। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। तो अब कैसे ओम मीटर आता है, तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता में थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो देखिए कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई का समानुपाती होता है और प्रतिरोध जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ताड़ की मोटाई जितना ज़्यादा कीजिएगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक, अब इन दोनों टर्म का उपयोग करके
एक समीकरण बनाया गया, यानी R बराबर, जब ये समानुपात का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह आया, और बराबर के चिन्ह के बाद एक रो का चिन्ह आ गया। रो जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और L/A बच गया। ठीक है, तो अब देखिए कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक, हम लोग को प्रतिरोधकता का निकालना है। ठीक, इसी का। तो अब देखिए L क्या होता है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। उसके बाद फिर एरिया जो होगा, एरिया क्या होता है, एरिया स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार लिखा जाएगा, एक बार में एक मीटर कट गया। उसके बाद अब इसको हम लोग को प्रतिरोधकता को निकालना, इसको अस्थिर रखिए, इसको ये साइड लेते चाहिए, यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। संवेग डॉट होता है, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक, उसको 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान आपको दिया हुआ है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसको जिस प्रकार उस सवाल में देखे थे उसी प्रकार इसको पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं। तो चौथे आवर्त में 2, एक है गैलियम और एक है आर्सेनिक है। ठीक है, अगर यदि पाँचवा में पूछा जाए तो पाँचवा में भी 2 उपधातु है। कौन कौन सा है, एंटीमनी है और टेल्यूरियम है। अगर यदि पूछा जाए कि किस आवर्त में उपधातु नहीं है, तो पहला और 7वां में नहीं है, दूसरा में एक है। कौन सा है, दूसरा में आपको बोरॉन हो जाएगा। तीसरा में भी क्या है, एक है, तीसरा में सिलिकॉन है, और चौथा में जर्मेनियम और आर्सेनिक है, और पाँचवा में एंटीमनी और टेल्यूरियम है। ठीक है, और छठा में पोलोनियम आपका हो जाएगा। इस प्रकार 7 उपधातु है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसका भार हवा में 4 न्यूटन से पानी में 2 न्यूटन कम हो जाता है। पानी में वस्तु का लगने वाला उत्प्लावक बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उत्प्लावक बल क्या होता है कि अगर यदि सबसे पहले वस्तु को क्या कीजिए, हवा में माप लीजिए, किसी तुला के माध्यम से, स्प्रिंग तुला के माध्यम से वस्तु को हवा में माप लीजिए कि कितना उसका भार है। तो हवा में भार 4 न्यूटन आया। उसके बाद अब रस्सी के सहायता से उसको पानी में डुबा के अब उसका भार मापिए, तो उसका भार कितना आया, 2 न्यूटन आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्प्लावक बल कितना लगा। तो उत्प्लावक बल होता है हवा में वस्तु की भार माइनस पानी में वस्तु की भार। हवा में वस्तु की भार 4 न्यूटन था, अब पानी में वस्तु का भार कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो आपका 2 न्यूटन क्या आ जाएगा, उत्प्लावक बल आ जाएगा। ठीक है, तो उत्प्लावक बल क्या होता है, उत्प्लावक बल होता है विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है उत्प्लावक बल। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए कि आपको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और फिर रोक लेता है। रोकना मतलब कि अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 100 ग्राम का गेंद है, समय दिया हुआ है 0.05 सेकंड दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें औसत बल निकालना है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। सबसे पहले हम लोग त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, और बटे समय कर दीजिए, समय दिया हुआ है 0.05 सेकंड। तो देखिए -30 ऊपर आ गया, उसके बाद 0.05 सेकंड, इसका पॉइंट उड़ाइएगा, यानी कि हाँ, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 शून्य ऊपर आ जाएगा। तब 5 से कटा दीजिए, 600 बार में कट जाएगा, यानी कि लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि रुक रहा है। ठीक, मंदन हो रहा है। तो -600 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ए का मान आ गया। अब आपको एफ का मान निकालने के लिए, यानी बल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान आपका 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। उसके बाद ए का मान -600 निकला है। ठीक है, 2 शून्य इससे कट गया, 1 शून्य इससे कट गया, यानी कि -60 न्यूटन का बल लगा रहा है वह लड़का। ऊर्जा को चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए, चौथा कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, चौथा सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सेल में निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2n²। तो चौथा में पूछ रहा है, तो यानी KLMN, n का मान यानी कि
4 लेना है तो देखिए 4 यहाँ पुट कीजिए तो 4 चौके 16 दूना 32, चौथा में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। उसके बाद स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि आपको दिया क्या क्या है, दिया हुआ स्थिर अवस्था से चलना शुरू कर रहा है तो u बराबर 0 मीटर पर सेकंड और v हम लोग को निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको त्वरण दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है और समय दिया हुआ है 8 सेकंड। ठीक है, हम लोग को भी निकालना है तो त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो त्वरण आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंतिम वेग निकालना ही है और प्रारंभिक वेग 0 है, उसके बाद समय 8 सेकंड है। तो v बराबर कितना हो गया 24, यानी कि ये क्रॉस गुना हो गया 24 मीटर पर सेकंड। तो अब पूछा गया है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल आपका निकल गया कितना 24 मीटर पर सेकंड, उसके बाद समय दिया हुआ है 8 सेकंड, 24 गुना 8 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 192 मीटर। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं। तो देखिए यहाँ गिनिए, तो यहाँ देखिए एक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 2 ठो है, तो यानी कि 2 और 2 4 हुआ। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में 1 और ऑक्सीजन 2, 2 1 3 ही हुआ। इसमें देखिए कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1 2 और होल 2 लगा हुआ है, 2 से गुना, 2 दूना 4 1 5 हुआ। यहाँ देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन 2 हुआ और सल्फर 1 हुआ और ऑक्सीजन 4 हुआ, 4 2 6 1 7, यानी कि सबसे अधिक किस में है, H2SO4 में है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया काम क्या होगा। काम बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुना आवेश, आपका आंसर निकल जाएगा 85। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो जी का मान होता है 6.067 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर यदि इसका फुल आप वैल्यू याद रखिएगा तो देखिए 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 50 केजी द्रव्यमान के एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पहले भी हम लोग देख लिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग से संबंध को दर्शाता है। स्थिति होना चाहिए यानी विस्थापन और वेग को। देखिए S बराबर ut प्लस हाफ AT स्थिति और समय को दर्शा रहा है, v बराबर u प्लस AT यानी वेग और समय को दर्शा रहा है। तो स्थिति और समय हम लोग को होना चाहिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा समीकरण हुआ गति का। तो यहाँ देखिए वेग निकल गया, स्थिति निकल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो मोल संख्या बराबर क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो सोडियम का हम लोग को परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान आपका दिया हुआ है ऐसे, तत्व का ग्राम में 69 दिया हुआ है, 69 यहाँ पुट कर दीजिए। उसके बाद मोल दिया हुआ है कितना मोल में, 3 मोल में, 3 बराबर 69 बटे परमाणु द्रव्यमान ग्राम में हम लोग को यही तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 बार में इसको कटाइए तो 23 से कट जाएगा, तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान कितना निकल गया, 23 निकल गया। ठीक है, अगर यदि ऐसे भी हम लोग जानना चाहे कि हम लोग का सही हुआ या नहीं हुआ, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। इस प्रकार हम लोग का आज का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।